हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम सब ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है ना? लास्ट क्लास में हमने एक जो चैप्टर स्टार्ट करा था उसका नाम क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम। तो ये दो वर्ड्स ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लानिंग को समझने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? एसए नंबर 300। एसए नंबर 300, यानी हमें एसए नंबर 300 पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ, आवाज में दम नहीं है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ। अच्छा, अगर मैं इस स्टैंडर्ड की बात करूं आपके साथ, तो इसमें सबसे पहला सवाल, प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्लानिंग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की। बोलना पड़ेगा, प्लानिंग करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और प्लानिंग करने के क्या कोई फायदे होते हैं? तो जवाब आया जी हाँ। कौन कौन से होते हैं? सीडी पापा, तो बताओ बेटा। इसकी वजह से, प्लानिंग करने की वजह से आप क्या कर पाते हो? अपने काम को कोऑर्डिनेट कर पाते हो विद द वर्क डन बाय अदर्स, लाइक कौन? एक्सपर्ट। और डी से आप डीआरएस कर पाते हो। डीआरएस मतलब डायरेक्शन, रिव्यू और सुपरविजन कर पाते हो। किनका? एंगेजमेंट टीम एंड इट्स मेंबर्स। एंगेजमेंट टीम एंड इट्स मेंबर्स। डी से हो गया। फिर पी से हमने पढ़ा था कि हम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएंगे? बताओ। टाइमली बेसिस पर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कर पाएंगे। और फिर ए से एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएंगे टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। फिर पी से अगला क्या आया था? बताओ। हाँ जी, पी से अगला क्या आया था? जल्दी बताओ। आप अपने ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाओगे, जिसका अल्टीमेट इफेक्टिव मतलब अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? कि आपका ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट बात, ए से, ये ऑडिट प्लानिंग आपको असिस्ट करती है। किस चीज में असिस्ट करती है? किस चीज में हेल्प करती है? इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर सिलेक्ट करने में भी आपको ऑडिट प्लानिंग हेल्प करती है। मेरे ख्याल से ये अब तक, अब पॉइंट नंबर 3 बनाओ फिर। लिखना, audit plans are based on knowledge of client business. Audit plans are based on knowledge of client business. कह रहे हैं देखो, अगर आप ऑडिट प्लानिंग करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। ऑडिट प्लानिंग करने से पहले आपको क्या करनी होगी? क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी होगी, क्लाइंट को समझना होगा। और क्लाइंट को समझने के लिए हमारा जब एसए नंबर 315 आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी रिलेट कर करके चीजें बताई थी कि क्लाइंट को समझने के लिए आपको क्या क्या बातें समझनी पड़ती है। ये सब एसए नंबर कहां पर दे रखा है? 315 में। क्या आपको 3 पॉइंट समझ आ गए यहां तक के? तो ऑडिट प्लान्स आर बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, यानी ऐसे 300 में एंटर होने से पहले आपको 315, ऐसे 300 में एंटर होने से पहले ऐसे नंबर 315 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्लाइंट के बिजनेस को। फिर आप कहोगे मुझे नॉलेज हो गई है, और फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी क्या कर दोगे? प्लानिंग। बोलो, स्प्राइट है यहां तक का? 4th पॉइंट, ये देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं। ये जो 4th पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में आपके मॉड्यूल से हटा दिया गया है, पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते रहे थे। कह रहे हैं आपकी प्लानिंग के अंदर क्या क्या कवरेज होनी चाहिए, मतलब आपका प्लान क्या कवर करके चले, मतलब आप अपने प्लान में क्या क्या इंक्लूड करें। ठीक है ना? ये बात आईसीआई ने हटा दिया अपने मॉड्यूल से, पर मैं फिर भी आपको करा रहा हूं फॉर द सेफर साइड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लेंगे। ठीक है ना? करें स्टार्ट।
देखो आपका प्लान, आप प्लान इसलिए बना रहे हैं ताकि आप ये सब चीजें 1 2 3 4 ये 4 चीजें क्या कर पाए, कवर्ड कर पाए, ठीक है ना। तो देखो आपके प्लानिंग में मतलब ये सब इंक्लूडिंग होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज, हमें क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेनी है। यानी आपकी प्लानिंग में ये सब बातें लिखी होनी चाहिए कि यार हमें क्या करना है क्लाइंट पे जाके, हमें क्लाइंट पे जाकर क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, हमें क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी पॉलिसीज और उसके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को समझना है। फर्स्ट पॉइंट राइट हो गया, ठीक है ना। दूसरा, हमें हमारे प्लानिंग में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पर कितना विश्वास करना है हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर कितना विश्वास करना है, ये भी क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए आपकी प्लानिंग में। मतलब क्लाइंट ने इंटरनल कंट्रोल लगा रखे यानी फ्रॉड एंड एरर्स को रोकने के लिए कोशिशें कर रखी हैं, तो उनकी कोशिशों पर कितना विश्वास करना है, ये सब भी आपके प्लान्स के अंदर लिखा होना चाहिए। दो बातें समझ आ गई आपको। तीसरी बात देखो, एक वर्ड ऐसा याद कर लो, पूरे कोर्स में याद रहना चाहिए आपको, आंटी। आंटी मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। एक बार ही बोलो बेटा, क्या? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। देखो आपके ऑडिट प्लानिंग में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि मुझे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, मुझे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है और कितना लगाना है। मुझे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है और कितना लगाना है, ये सब भी होना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? 3 बातें अभी मैं आपको बता दिया। और हमें अपना काम कोऑर्डिनेट कैसे करना है, हमें अपना काम कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ये सब हमारे प्लान्स में क्या होना चाहिए, इंक्लूड। ये सब हमारे प्लान्स में क्या होना चाहिए, इंक्लूड। ठीक है। ये ना जैसे पेन जब चला रहा हूँ ना तो अपने आप ये बना हुआ आ जाता है और ये बना हुआ, ये कुछ पहले इसको डिलीट करो, पहले इसको डिलीट करो, अब आप अंडरलाइन करो, अभी आ जाएगा, देखो अभी आएगा तो आप एक बार फिर देख लेना। अभी आइए हो आप? अच्छा तो लिखना जरा, लिखना जरा। 4th पॉइंट, प्लान शुड बी मेड टू कवर, प्लान शुड बी मेड टू कवर। कह रहे और जो चीजें कवर करनी है वो आप करो, हम मना ही नहीं कर रहे। और जो चीजें आपको कवर करनी है वो आप करो, हम मना ही नहीं कर रहे। तो लिखना स्टार्ट करो ना। पहला, प्लान शुड बी मेड टू कवर, पहला ये आपका 4th पॉइंट बन रहा है और आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, आपको क्या लेनी है, नॉलेज लेनी है। किसकी? आपको नॉलेज लेनी है किसकी? पहला, क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की। दूसरा, पॉलिसीज की, ठीक है। और तीसरा, उनके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। समझ आ रहा है आपको? तो पहला पॉइंट आप ये लिख लो, ऑडिटर को क्या लेनी है, आपके प्लान्स में क्या कवर्ड होना चाहिए कि ऑडिटर को, मतलब हमारी प्लानिंग में ये लिखा होना चाहिए कि हमें क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स की क्या लेनी है, नॉलेज। दूसरा एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल, मतलब हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल पर कितना विश्वास करना है, ये सब भी आपके प्लान्स में लिखा होना चाहिए। 2 बातें समझ आ गई आपको। तीसरा, आंटी, आंटी बोले तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। मतलब हमें कब कौन सा प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है, कौन सा लगाना है और कितना लगाना है। समझ आ रहा है आपको?
ये सब भी आपके ऑडिट प्लानिंग में इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा, 4, कि हमें कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। यानी अगला पॉइंट क्या आ गया कि हमें अपना काम कोऑर्डिनेट कैसे करके चलना है, ये सब आपके ऑडिट प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। बोलो 4 बातें समझ आ गई आपको? क्या क्या बातें समझ आई? प्लानिंग करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग करने के बेनिफिट है सीडी पापा, प्लान ऑडिटर जो प्लान बनाता है वो बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस होने चाहिए, और लास्ट प्लान्स के अंदर क्या क्या कवर होना चाहिए। 4 बातें समझ आ गई आपको? चलो, अब एक सवाल उठा है, अच्छा एक और बात लास्ट क्लास वाली रिवीजन में रहेगी, ऑडिट प्लानिंग से ऑडिट रिस्क होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम। ये बात मैंने रिवाइज कराने रहेगी थी, वो भी होगी। अब ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, सुनना जरा। पहले आप पॉइंट नंबर कौन सा लिखोगे? इसको 5 क्या लिखोगे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर इन प्लानिंग द ऑडिट। पॉइंट नंबर कौन सा लिखोगे आप? ये 5, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर इन प्लानिंग द ऑडिट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग द ऑडिट। मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। देखो, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स पता कौन होते हैं? बताओ, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कौन होते हैं आपके हिसाब से? हाँ जी, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कौन होते थे? जो ऑडिट पे टीम जा रही है वो एंगेजमेंट टीम, और उसमें जो लोग जा रहे हैं वो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। याद है उसमें एंगेजमेंट पार्टनर, उनका ऑडिट स्टाफ, इंक्लूडिंग क्या भी एक्सपर्ट। वेरी गुड, आपको याद है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जब हम प्लानिंग करने बैठे, जब एंगेजमेंट पार्टनर प्लानिंग करने बैठे, तो क्या उसे अपने टीम मेंबर्स को, और कौन से टीम मेंबर? जो की मतलब इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स को प्लानिंग करते वक्त अपने साथ बिठाना चाहिए और अपनी प्लानिंग में उन्हें इन्वॉल्व करवाना चाहिए या नहीं? तो जवाब आता है जी हां, उन्हें इन्वॉल्व करवाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर तो 15 दिन महीने में 1 दिन जाता है, और जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उनको तो रोज ही जाना है ऑडिट में, समझ आ रहा है? और उनको वहां के प्रैक्टिकल पता है, क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, समझ आ रहा है आपको? तो वो लोग आपको अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि सर यहाँ पर ये दिक्कतें आती है, फिर ऑडिटर उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली क्या कर पाएगा? प्लानिंग। मैं लिखवाऊंगा आपको, पहले एक बार रीड करवा दूं। तो आपसे अगर पूछे क्या हमें एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, कौन से एंगेजमेंट टीम मेंबर? जो की मतलब इंपॉर्टेंट, समझ आ रहा है? क्या हमें अपने इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को ऑडिट प्लानिंग करते वक्त इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक सवाल है। तो जवाब आता है जी हां, हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे को प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि देखो हमने ऑडिट यहां पर करे हुए हैं और यहां पर ये सब दिक्कत वगैरह आती हैं, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से बताओ हमारे ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। देखो जरा, कह रहे थे एंगेजमेंट पार्टनर वो कौन होता है? जो ऑडिट करेगा, मतलब फॉर्म का वो पार्टनर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ऑडिट करने की और उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट इशू करने की। याद आया आपको लास्ट क्लास? अगर आपको टर्म्स क्लियर है फिर तो कोई दर्द ही नहीं है ना, फिर तो नॉर्मल इंग्लिश लगती है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं और अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम होते हैं, शैल बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर। इनकी इन्वॉल्वमेंट से होगा क्या? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन प्लानिंग द ऑडिट ड्रॉज ऑन द एक्सपीरियंस एंड इनसाइट
thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process। कह रहे हमें उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उनको इन्वॉल्व करने से हमारी प्लानिंग प्रोसेस इफेक्टिव और क्योंकि वो अपना आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इनसाइट की, प्रैक्टिकली ये चीजें होती है वहां पर। तो लिखना जरा इसके लिए, ऑडिटर को मतलब एंगेजमेंट पार्टनर को ऑडिट प्लानिंग करते वक्त की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इनसाइट ऑडिटर ऑब्लिक एंगेजमेंट पार्टनर को बताएंगे, जिससे ऑडिट प्लानिंग की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, समझ आ रहा है आपको? बोलो यस और नो। अब जरा सुनना, एक और सवाल आ गया। चले, पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा अपना, बताओ। देखो, ऑडिटर ने प्लानिंग करी, अब सवाल ये उठता है, क्या ऑडिटर को अपनी प्लानिंग जो उसने बनाई है, जो उसने प्लान्स बनाए हैं, क्या क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? दो ही जवाब है, या तो फिर हाँ या ना। तो मेरे ख्याल से आपके पास तीसरा जवाब है, नहीं पता। आप बताओ, पैसे आपने लिए, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज करना चाहेंगे, नहीं करेंगे ये वाली। मुझे बताओ, आप तुक्का मारो, तुक्के बाज तो आप कई बार होते ही हैं। अब मान लो मैथ्स का एग्जाम था, आपको पता है ये क्वेश्चन समझ तो आ नहीं रहा, अब एक तो आपने जय बता दी और टिक कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसी तरह लगाओ, क्या ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और आपको जानकर खुशी होगी कि आपका जवाब गलत है। ऑडिटर को अपनी प्लानिंग बिल्कुल डिस्कस करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। सर ये क्या हुआ, वो को तो फिर सब कुछ ही पता चल जाएगा। अरे हमें अपनी प्लानिंग इसलिए मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी चाहिए ताकि मैनेजमेंट हमारे लिए वो सारी फैसिलिटी अरेंज करके रखे। जब हम ऑडिट एविडेंस ढूंढने जाएं या हम अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाएं, तो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि भैया ऑडिटर ने आना है, तो उसी अकॉर्डिंग वो सारी फैसिलिटी, रिकॉर्ड्स वगैरह बाहर निकलवा कर रखे कि आज ये चेक करेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑडिट प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो जवाब क्या आएगा? लेकिन ऑडिटर इस बात का ध्यान रखना कि इतनी भी ऑडिट प्लानिंग डिस्कस मत कर लेना कि तुम्हारी इंडिपेंडेंस क्या हो जाए, कम। तुझे इंडिपेंडेंट तो रहना ही है, रहना है तुझे इंडिपेंडेंट। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा बच्चे? ठीक है, जैसे आप कहो। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट।
discussion of elements of planning with entities management, discussion of elements of planning with entities management। ठीक है, करें, स्टार्ट करें कहानी। ठीक है, लिखो ऑडिटर चाहे तो, लिखो ऑडिटर चाहे तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ऑडिटर चाहे तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ऑडिटर चाहे तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है। किस लिए? टू फैसिलिटेट, व्हाट इज फैसिलिटेट, व्हाट इज फैसिलिटेट? फैसिलिटेट वर्ड का मतलब होता है हेल्प। एक बारी की मुझे बात याद आ गई, लास्ट बैच की या उससे पहले वाले बैच की। मैंने कहा बेटा व्हाट इज फैसिलिटेट? कह रहे फैसिलिटेट करना। मेरे को लगा शायद आपका बैच में बोला फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटेट करना, नहीं, फैसिलिटेट मतलब हेल्प। फैसिलिटेट वर्ड का मतलब क्या हो गया? हेल्प। मतलब तुम ये देखो, सीए वाले बच्चे को टोटके चाहिए। अगर उसने गलत बोल के पास हो गया तो मैं भी एक बारी गलत बोल लेता हूं, शायद मैं भी। बेटा आप बाबा बंगाली से मिले, वो आपको तरीके बताएंगे। बताओ, फिर वो पास हो गया था, अच्छा अगर वो ऐसे हो सकता है पास, तो मैं भी कहूंगा फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटेट करना। अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बंद करो, बड़ी मुश्किल से फाउंडेशन में बंद हुई है, कहीं इंटर में दोबारा ले आओ। इधर आओ, ऑडिटर चाहे तो मैनेजमेंट से एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस कर सकता है। किस लिए? टू फैसिलिटेट, व्हाट इज फैसिलिटेट? हेल्प, ताकि उसको हेल्प मिले किसमें? कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। पर इस बात का ध्यान रखना है ऑडिटर तुम्हें, पर ऑडिटर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इससे, पर ऑडिटर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस कम नहीं होनी चाहिए। ऑडिट की इफेक्टिवनेस कम नहीं होनी चाहिए, चाहिए, चाहिए। अब ना आपको अगला पॉइंट बनाने से पहले मेरे साथ ज्ञान की बातों में जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट बनाने से पहले आपको ज्ञान की बातों में जाना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ ज्ञान की बातें करेंगे? पक्का है? श्योर है? चलो फिर ठीक है बेटा, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। मैं एक बार डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है? हाँ अभी देखना, अभी देखो, ये जो कह रहे हैं ना 8-2, थोड़ी देर बाद चरणों में पढ़ेंगे। हे प्रभु आप वापिस से करा ही दो। बताओ फिर सीधा रास्ता अपनाना है? हाँ फिर टेढ़ा तो ज्ञान की बात, घूम कर आएंगे। बिल्कुल सही जवाब। देखो आप मान गए ना, आप लिखो जरा। मैं आपको कुछ वर्ड सिखा रहा हूं बेटा। पहला वर्ड है रैप। रैप सिखाएंगे आज आपको। देखो रैप दो तरह की होती है। एक जो आप सॉन्ग्स वाली रैप सुनते हो, उसका मतलब क्या होता है बताना? सर हमें मतलब नहीं पता, हम तो एंजॉय करते हैं बस। उसका मतलब होता है रिदम एंड पोएट्री। सिली फैंस, इधर आओ। रिदम एंड पोएट्री मतलब कोई भी पोएट्री को रिदम से गा देने को कहते हैं क्या? रैप। लेकिन बेटा हमें ऑडिट में ये थोड़ा सीखना है। कई तो कह रहे हैं आज टशन मारेंगे, आज घर जाके टशन मारेंगे। रैप का मतलब पता है? रिदम एंड पोएट्री। आज 10 जगह टशन चलेंगे ये वाले।
चलो, लेकिन हमारा रैप का मतलब बेटा ऑडिट में ये नहीं है, हमारा रैप का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। देखो मैं कुछ टर्म्स आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा, फिर जाकर ये वाला पॉइंट नंबर 7 हम बनाएंगे। रैप के लिए पढ़ना स्टार्ट करें हम, ठीक है। मैं पहले आपको समझाऊंगा बेटा, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा अपने ही तरीके से। रैप की डेफिनेशन भी ना ऐसे नंबर 315 में दे रखी है। रैप की डेफिनेशन भी बेटा कहां दे रखी है? ऐसे नंबर 315 में। सुनना बहुत ही आसान होता है रैप। देखो देखो ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरनमेंट को समझता है और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है। ऑडिटर एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरनमेंट को समझता है, इंक्लूडिंग उसके, यानी वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर बेटा बोलना पड़ेगा, वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर एंटिटी को समझने में, उसके एनवायरनमेंट को समझने में, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल को समझने में, अभी यहां तक की लाइन बोलो, अभी कंप्लीट नहीं हुई डेफिनेशन। दो मिनट रुको, सुनना जरा। वो सारे प्रोसीजर्स बोलना पड़ेगा आपको, क्या? वो सारे प्रोसीजर्स जो ऑडिटर एंटिटी को समझने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, इंक्लूडिंग उसके लगाता है, जिससे वो मेरी नकल तल ले हो क्या, या बचपन से ही तोतले हो? ओ भाई इधर आओ। अच्छा देखो, सुनो मेरे वीरो, बस 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 बस। अच्छा देखो, ऑडिटर ना वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर ने लगाए हैं ताकि वो समझ पाए एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल, और समझ जाने के बाद ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए और असेस कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और असेस कर पाए रोमम को। किसको? आवाज में दम ने, किसको? रोमम को। रोमम होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रोमम होता है क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आवाज में दम नहीं है, क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है ना? कह रहे हैं वो, देखो आप ये वर्ड समझ लेंगे ना, बहुत जगह रैप वर्ड आएगा, बहुत जगह ये वर्ड्स आते हैं, आप इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। ऑडिटर जो है ना, एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरनमेंट को समझता है, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है। किस लिए समझता है? ताकि वो आइडेंटिफाई और असेस कर पाए, मतलब पहचान पाए और अनुमान लगा पाए। किस चीज को पहचान पाए? रोमम को। कितने लेवल पर? 2 लेवल पर। कितने लेवल पर? 2 लेवल पर। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, आवाज में दम नहीं है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, और दूसरा एजर्शन लेवल पर। अच्छा एक बार बोल दो, फिर मैं लिखवाता हूं, तोड़ कर लिखवाऊंगा, मतलब पार्ट्स में लिखवाते हैं ना तो आपको याद होते हैं वर्ड्स भी। बताओ क्या होता है? वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर ने परफॉर्म करे हैं, किस चीज को? एंटिटी को समझने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए, ताकि वो क्या कर पाए? आइडेंटिफाई और असेस कर पाए। किसका? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट, तो लिखो जरा, मैं आपको लिखवा देता हूं। वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, वो सारे प्रोसीजर्स जो ऑडिटर परफॉर्म करता है
ऑडिटर परफॉर्म करता है फॉर ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फॉर ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फॉर ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, पहला पहला किसको, एंटिटी, वेरी गुड। दूसरा एंटिटी को, दूसरा उसका एनवायरमेंट इंक्लूडिंग, वो सारे प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है फॉर ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, किसकी, एंटिटी, पहली बुलेट, इट्स एनवायरमेंट, दूसरी बुलेट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना। सो दैट ऑडिटर, so that auditor ऐसे लिखो, आइडेंटिफाई एंड असेस, आइडेंटिफाई एंड असेस कर सके रोमम को, रोमम को एट पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड दूसरा एजर्शन लेवल, दूसरा एजर्शन लेवल। बोलो आपको पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी, यस और नो? चलो, रैप वर्ड का मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और वर्ड आपके साथ डिस्कस करना है मेरे को, एक नहीं, वो अभी आएगा वक्त। अभी एजर्शन वर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट के द्वारा करे जाने वाले दावे, और वो कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा, अब आपने पॉइंट छेड़ ही दिया है तो मैं आपको ये देखो, आप ऐसा करो, ये वर्ड लिख लो, आपका मन में आ गया तो फिर मन में नहीं रहना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ एजर्शन, डेफिनेशन ऑफ एजर्शन, दैट में अकर तक नोट करनी है आपको, ठीक है ना। जहां पर बेटे ये कर्सर, रुको एक बार, यहां तक देखो। एजर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? दावा। एजर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? दावा। और ये दावे ना कई तरह के होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको भी, कई तरीके के दावे होते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा रुको, अब उन्होंने ना जो टॉपिक छेड़ा उस वजह से मैं बता दूं कि कई तरह के, देखो हमारे को कम से कम नहीं तो 7 पेजेस पढ़ने हैं इस वर्ड पे। नहीं, कोई कुछ नहीं कहे, मैं खुद कहूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूं, अब सिर्फ डेफिनेशन, कोई बात नहीं, आप लिख लो एजर्शन वर्ड की, मैं इतना मीनिंग बताता हूं। देखो, मैनेजमेंट ना दावे करती है कुछ, जैसे अगर हम बिल्डिंग का अमाउंट दिखा रहे हैं 50 करोड़, तो ये मैनेजमेंट ने एक तरह से दावा करा है कि हमारी बिल्डिंग कितने की है, 50 करोड़ की। मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया परचेजेस 10 करोड़, तो यानी मैनेजमेंट ये दावा कर रही है कि हमारी परचेजेस सच्ची में क्या है। समझ आ रहा है? तो यही हो गया, देखो पढ़कर देखो, आपको समझ आना स्टार्ट होगा। कह रहे एजर्शन क्या होती है? वो रिप्रेजेंटेशन जो कौन देती है, वो दावे जो कौन करती है, ठीक है ना, चाहे बोलकर या वैसे। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्रेस कर या वैसे, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो यानी एजर्शन का मतलब क्या हो गया? वो सारे दावे जो कौन करती है, मैनेजमेंट करती है, चाहे एक्सप्रेस करके या कैसे भी। और उन दावों को वो क्या करती है? दैट आर एम्बॉडिड। एम्बॉडिड वर्ड का मतलब हो गया इंक्लूडेड, दैट आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? एजर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, जरा सुनो।
वो सारे दावे जो मैनेजमेंट ने करे हैं, जैसे मैनेजमेंट कह रही है हमारे डेटर इतने के हैं, हमारे गोडाउन में इतने यूनिट्स ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारे दावे हैं जो मैनेजमेंट ने करी है, और इन्हीं दावों को ऑडिटर यूज करता है और पता लगाता है कि किस किस तरह के फ्रॉड एंड एरर्स हो सकते हैं इनके दावों में। तो बताओ एजर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? वो सारे दावे जो कौन करती है? मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और उन दावों को वो इंक्लूड करती है इन द, और ऑडिटर उन्हीं दावों का क्या करता है? यूज, क्या पता लगाने के लिए कि कौन कौन से तरह के फ्रॉड एंड एरर्स हो सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? हिंदी में भी लिख लो। कई कह रहे हम तो उसी का ही वेट कर रहे थे। लिखो, वो सारे दावे जो मैनेजमेंट करती है, वो सारे दावे जो मैनेजमेंट करती है, ऐसे लिख ले भाई। वो सारे दावे जो मैनेजमेंट करती है और इंक्लूड करती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ऑडिटर उन्हीं दावों को यूज करके, और ऑडिटर उन्हीं दावों को यूज करके पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन कौन से तरह के फ्रॉड एंड एरर हो सकते हैं। खत्म? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और ज्ञान की बातों में लिखो कि कौन सा पॉइंट बनेगा? एक शब्द लिखो, एनालिटिकल, मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। पॉइंट नंबर कौन सा ज्ञान की बात में बना रहे हो आप? मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 13, मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो, मैं आपको समझाऊंगा, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगी, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। इन शॉर्ट बताऊं क्या कहते हैं? देखो, अगर मैं नॉर्मल मीनिंग आपको बताऊं, एक होती है रेशो कंपेयर करना, रेशो एनालाइज करना। जैसे देखो, ऑडिटर ना जो सबूत इकट्ठे करने होते हैं उसके लिए रेशो एनालिसिस करता है और कुछ कंपैरिजंस करता है किसी चीजों का। समझ आ रहा है? दो चीजों को कंपेयर कर सबूत इकट्ठा करना, दो चीजों को कंपेयर कर सबूत इकट्ठा करना, रेशोस को एनालाइज करके सबूत इकट्ठा करने को कहते हैं क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो, ऑडिटर को सबूत इकट्ठा करने होते हैं क्योंकि उसी के बेसिस पर उसको क्या देना होता है? कंक्लूजन और फाइनली ओपिनियन। समझ आ रहा है? तो सबूत इकट्ठा करने के लिए उसको ICAI-ROR बोलना पड़ेगा। क्या? ICAI-ROR 7 तरीके लगाने पड़ते हैं, और उन 7 में से ए से, ICAI में ए से क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? सबूत इकट्ठा करने का एक तरीका है। और यहां पर आप सबूत कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? रेशोस को एनालाइज करके और चीजों को कंपेयर करके। तो यानी जब आप कंपैरिजन और रेशो एनालिसिस के बेसिस पर सबूत इकट्ठा करते हैं, उन प्रोसीजर्स को कहा जाता है क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उन प्रोसीजर्स को कहा जाता है क्या? आवाज में दम नहीं है क्या? लेकिन अगर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो आपको जरा समझना पड़ेगा। अभी नोट मत करना। कह रहे द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स,
किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना। द टर्म, देखो सरल मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, रेशियो एनालिसिस और कंपैरिजन करना और उसके तरीके से क्या इकट्ठा करना, सबूत। लेकिन अगर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पर जाएं तो वो क्या है, कह रहे द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्या करते हो, कोई भी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उठाते हो और उसे इवेल्युएट करते हो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ आ गए, इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कोई भी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उठाते हो और उसे क्या करते हो, इवेल्युएट। कैसे इवेल्युएट करते हो कि वो ठीक है या नहीं, वो कैसे इवेल्युएट करते हो, थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल। व्हाट इज प्लॉसिबल, व्हाट इज प्लॉसिबल, प्लॉसिबल मतलब पॉसिबल, बिल्कुल गलत जवाब। अब ये नहीं है कि अब मेरे से पूछो अब हम पास हो जाएंगे। प्लॉसिबल वर्ड का मतलब होता है रीजनेबल। प्लॉसिबल वर्ड का मतलब होता है क्या, रीजनेबल। तो कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। कैसे इवेल्युएट करते हैं, थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप, मतलब रीजनेबल रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे डेटर और सेल्स का होता है, समझ आ रहा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और सेल्स का होता है, अच्छा स्टॉक कंजम्पशन और प्रोडक्शन का होता है, बहुत सारे, समझ रहे हो। तो कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में हम किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हैं थ्रू द स्टडी ऑफ या थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ। और बताओ बेटा, आप रिलेशनशिप जो देखते हो वो किन में देखते हो, फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा में। वो क्या होते हैं नॉन फाइनेंशियल डेटा वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा जब ये ऐसे करेंगे। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, मुझे पता है फिर आप कहोगे कौन सी बात होगी वो, जरा सुनना। जो चीज अमाउंट के कॉलम में दिखती है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो चीज नहीं दिखती अमाउंट के कॉलम में वो नॉन फाइनेंशियल। एग्जांपल देता हूं, भाई मैंने ना 1000 यूनिट्स बेचे हैं, तो बताओ बेटा आप अमाउंट के कॉलम में क्या लिखते हो, 1000 लिखते हो, या अगर 50 का है, या फिर 50,000 लिखते हो। तो ये 50,000 इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ये 1000 यूनिट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरी बिल्डिंग का जो एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट है, तो बताओ, और वो 2 करोड़ की है, तो ये 2 करोड़ क्या हो गया, और 2000 स्क्वायर फीट। वर्ड समझ आ रहा है आपको, यस और नो? देखो मैं आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूंगा तो आपके लिए ऑडिट बहुत आसान है। आप मेरे को एक बारी बस अब इसकी डेफिनेशन लर्न करने की कोशिश करना मेरे साथ, आपको हो गई है, फिर आप लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। बताओ बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, क्या यहां पर हम इवैल्यूएट करते हैं किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। कैसे, थ्रू द एनालिसिस ऑफ, कौन सा रिलेशनशिप, प्लॉसिबल बोले तो हम रीजनेबल रिलेशनशिप्स को देखकर बताते हैं कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है या गलत। और ये जो रिलेशनशिप देखते हो आप किसके देखते हो, ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा बोथ, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। चलो पहले अब ये नोट करो डेफिनेशन, चले। देखो इसके ऊपर अब आए हो तो एक क्वेश्चन भी करते जाते हैं। ये रहा, कह रहे हैं करेक्ट इनकरेक्ट है। एनालिटिकल प्रोसीजर, द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ क्या, थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल डेटा ओनली। क्या होना चाहिए, बोथ फाइनेंशियल एंड, मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो गया है ना। चलो हम वापस चल रहे थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने आपको मटीरियलिटी का मतलब लिखवाया हुआ है, एक्सपर्ट का मतलब लिखवाया या नहीं लिखवाया, चलो लिखो। एक्सपर्ट का मतलब भी लिखवाते हैं, लिखना जरा एक्सपर्ट का मतलब। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, एनी पर्सन
who have specialized knowledge in any area. Any person who have specialized knowledge in any area. समझ आ रहा है आपको? यार किसी भी पर्सन को किसी भी एरिया की अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो वो कौन होता है? एक्सपर्ट। बोलना पड़ेगा, वो कौन होता है? चलो मैं अब यहां बताता हूं, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तरफ लिखना मैनेजमेंट एक्सपर्ट और एक तरफ लिखना ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एक तरफ लिखना क्या? मैनेजमेंट एक्सपर्ट और दूसरी तरफ लिखना क्या? ऑडिटर एक्सपर्ट। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट के नीचे लिखना अगर एक्सपर्ट को मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है, अगर एक्सपर्ट को मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। और दूसरी वाली गली में अगर एक्सपर्ट को ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है तो ये ऑडिटर्स एक्सपर्ट है। समझ आ रहा है आपको? टर्म्स क्लियर हो रही है? एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? जिस पर्सन को किसी भी एरिया की क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर किसी पर्सन को किसी भी एरिया की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, समझ आ रहा है? ये सब क्या है? सीएस, ये सब क्या है? एक्सपर्ट। इनको अपने अपने एरिया की क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। और इनका इस्तेमाल अगर मैनेजमेंट कर रही है तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और अगर ऑडिटर कर रहा है तो ऑडिटर एक्सपर्ट। चलो बहुत हुआ, वापिस आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में ही, ठीक है? और हम कुछ बातें कर रहे थे। हम पॉइंट नंबर कौन सा बनाने जा रहे हैं? 7। तो पॉइंट नंबर 7 का नाम लिखना नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। पॉइंट नंबर 7 का नाम लिखना क्या? नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। देखो बहुत आसान सा एक सेंटेंस है, आपको याद भी हो जाना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रेदर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन बिगन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कॉन्टिन्यूअस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। कह रहे जो ऑडिट प्लानिंग वाला काम होता है ना, आप ये नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर फेज के लिए है, ये तो चलता रहता है, प्लानिंग तो चलती रहती है। एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं, आप रोज प्लानिंग करते हैं, रोज सुबह, मतलब आप बताओ प्लानिंग जो होती है ना कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे आपने देखा हो, देखो दो चीजें होती हैं, मैं आपको एक एरो से याद कराता हूं, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। दो एरो, दो तरह के, देखो आपने बफरिंग देखी है ना, बफरिंग हो रही होती है मतलब चलती रहेगी, या फिर वो रीसाइकिल का डायग्राम। ये देखो इस वर्ड, ये इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बोलकर या लिखकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, कुछ चीजें देखी हुई भी याद रहती है। तो प्लानिंग इज आप इमोशनल हो रहे हैं, वापिस आए। तो यहां पर मैं यही वाली बात कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं यही वाली बात कहना चाह रहा हूं। कह रहे प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहेगी। प्लानिंग एक क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलती रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये यहीं तक ही सीमित है। इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव, इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव प्रोसेस है। कह रहे प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट। हम ऐसा नहीं कहेंगे पहले ये खत्म होगा फिर प्लानिंग होगी, फिर दोबारा ये आएगा फिर प्लानिंग होगी। नहीं, प्लानिंग तो रुकती ही नहीं है, मतलब एक फेज तक आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस हमें याद होना चाहिए। प्लानिंग इज नॉट अ
डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, बोलना पड़ेगा प्लानिंग इज नॉट अ, नहीं मजा नहीं है, प्लानिंग इज नॉट अ, ठीक है, रेदर इट इज अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। और ये कब स्टार्ट हो जाती है? प्रीवियस ऑडिट कंप्लीट होते ही करंट ऑडिट की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बात बताओ, जब आप, जरा सुनना, जब आप 12th में थे, 12th क्लियर करते ही फाउंडेशन की प्लानिंग स्टार्ट होगी, फाउंडेशन क्लियर करते ही इंटर की, इंटर क्लियर करते ही फाइनल, फाइनल क्लियर करते ही जॉब या जॉब प्रैक्टिस, जो भी आपने करना है, जॉब होते, जॉब लगते ही, बस उसके आगे मैं जाऊंगा नहीं, उसके आगे मेरे को बताना नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं आप? प्लानिंग तो रुकी ही नहीं है आज तक और ना रुकेगी, ठीक है। तो यहां पर यही बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, याद करेंगे। देखो प्लानिंग इज नॉट, देखो प्लीज इधर ध्यान देंगे, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, बोलना पड़ेगा प्लानिंग इज नॉट अ, दोबारा, प्लानिंग इज नॉट अ but rather a continual and iterative process that often begin shortly after the completion of and continues until the completion of, लिखो लिखो जरा, iterative वर्ड का मतलब लिख लेना, रिपीटेटिव, iterative वर्ड का मतलब लिख लिया था ना, रिपीटेटिव, है ना। और डिस्क्रीट वर्ड के लिए लिख लो, अगर लिखना है तो लिखना है, इटरेटिव का मतलब बताया तो, रिपीटेटिव, और डिस्क्रीट का मतलब ये नहीं है, डिस्क्रीट का मतलब होता है पहले ये खत्म हो जाए फिर ये होगा, ऐसा नहीं है कि पहले ये हो जाए फिर ये होगा, नहीं, लिख लो जरा। डिस्क्रीट का मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है पहले ये खत्म हो जाए फिर प्लानिंग करेंगे, समझ रहे हो? या ऐसे पहले स्ट्रेटजी बन जाए फिर प्लानिंग करेंगे, पहले डिस्क्रीट का मतलब होता है पहले स्ट्रेटजी बन जाए फिर प्लानिंग करेंगे। बताओ बेटा, हमें स्ट्रेटजी मतलब ऐसे रुकना ही नहीं होता, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब पहले ये हो जाए फिर करेंगे, ऐसा नहीं होता प्लानिंग में, समझ आ रहा है आपको? प्लानिंग तो चलती रहती है। इवन दो मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये कहा रिजल्ट आ जाए फिर इंटर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्लानिंग तो आपने फाउंडेशन के पेपर के बाद से ही स्टार्ट कर दी थी। इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज है, मैं कह रहा हूं प्लानिंग आप ये नहीं होते, आप ये कहते हैं एग्जीक्यूट हम उस प्लान को तब करेंगे, पर प्लानिंग तो आप करते ही रहे थे, रोज उठते थे, कौन सी क्लास कैसे पढ़ूंगा ये सब सोचते थे, और आज वक्त आया तो मतलब अब उसको एग्जीक्यूट करो ना ढंग से, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इसके लिए ना ये वाला डायग्राम बना लो, बफरिंग वाले या फिर ये वाले बना लिया आपने वहीं पर साइड पे। देखो कुछ बच्चे तो वेट करते हैं, मैं बोलूंगा तो वो लिखेंगे, नहीं तो वो बेहोश है। लिख लिया करना बेटा जो मैंने समझाया है, इससे आपको याद आ जाएगा ना, कॉन्टिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस चलते रहेगी। चलो चलिए स्टार्ट करें, अगर आप इजाजत दो तो। ये देखो कह रहे हैं रैप लगाने से पहले भी ऑडिटर को कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। देखो प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर प्रायर टू द ऑडिटर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम सच मैटर एज, मतलब कंसीडर मतलब ध्यान, मतलब प्लानिंग अगर आप रैप लगाते हो ना, आप जो रैप लगाते हो, रैप लगाने से पहले भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, प्लानिंग में क्या भी इंक्लूड करके चलना है आपको, इन 5 बातों का ध्यान।
जो आप ध्यान में रखेंगे क्या लगाने से पहले, रैप लगाने से पहले। और रैप आपको पता ही है, रैप आर द ऑडिट प्रोसीजर, रैप आर द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम। और मिस स्टेटमेंट के ढोलू बोलू कौन है, फ्रॉड। और किस लेवल पर, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट द, है ना। तो कह रहे रैप लगाने से पहले भी ऑडिटर अपनी प्लानिंग में कुछ बातों का ध्यान रखेगा। जैसे पहला ध्यान क्या रखेगा, क्या मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है या नहीं। दूसरा, मुझे क्लाइंट के लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है। इस क्लाइंट पर मटीरियलिटी का लेवल कितना होगा, मतलब किस अमाउंट को मैं बड़ी गलती मानूंगा। क्या मुझे एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। और क्या मुझे अदर रैप भी लगाने हैं, क्या मुझे अदर रैप भी लगाने हैं। समझ आ रहा है आपको। तो ये सब तो लिखना जरा, पहले इसको ना यहां से यहां तक लिखो। पहले ना आप यहां से यहां तक लिखो। देखते पहले कौन लिख पाता, खिलाड़ियों में काफी उत्साह। डन है, ब्रैकेट में लिखना है इसके रोमम आइडेंटिफाई और असेस करने से पहले, रोमम आइडेंटिफाई और असेस करने से पहले ऑडिटर को, रोमम आइडेंटिफाई और असेस करने से पहले ऑडिटर को नीचे दी गई 5 बातों का ध्यान रखना होगा। नीचे दी गई 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला स्टार्ट करें। पहला देखो, पहला ये पूरा लिखो चलो आप, और सेकंड ये लिख लो। ये 5 पूरे ही लिख दो चलो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ जी 5 लिख दो आप ये पॉइंट। चलें आगे बातें करें फिर। देखो, रैप लगाने से पहले भी ऑडिटर को कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है, क्या मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है या नहीं, मुझे क्लाइंट के लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नॉलेज कैसे लेनी है, और मतलब क्लाइंट पर कौन कौन से लॉ लगते हैं वो सब जानना है, और यहाँ क्लाइंट पर क्या अमाउंट को मटेरियल अमाउंट मानूं, बड़ी गलती मानूं, उसके लिए एक अमाउंट डिसाइड करना, क्या मुझे इस क्लाइंट पर एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी या नहीं ये डिसाइड करना, और किस तरह के रैप मुझे यहाँ पर परफॉर्म करने हो। समझ आ गया पॉइंट, पक्का वाला, ठीक से, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना ये पॉइंट बनाना है। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा अपना, 8, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू बनाओ, आप हेडिंग बनाओ। पॉइंट नंबर कौन सा बन रहा है अपना, 8। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। करें बातें, करें बातें, जरा सुनना, आपको पॉइंट 101% बातें समझ आ जाएंगी।
101% बातें समझ आ जाएंगी। देखो, हमारे को अपनी एंगेजमेंट टीम को कितनी डायरेक्शन देनी है, उनका काम कितना सुपरवाइज करना है और उनका काम कितना रिव्यू करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अपने बचपन के दिन याद करो, वो दिन भी क्या दिन थे जब आप जो है सेकंड थर्ड क्लास में थे। आप घर पहुंचते बाद में थे, मम्मी पहले तैयार होती थी, आने दे इसका बैग चेक करूंगी, इसने क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या नहीं करा। होता था ना भाई, छोटे होते होता है, पॉइंट है। उनको पहले दिन से ही पता चल गया था बेटा, आपके केस में पता चल गया था बेटा, वो बेटा ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन अब बताओ बेटा, अब आप इंटर की क्लास से घर पहुंचते हैं, क्या मम्मी कहती है दिखा आज क्या पढ़कर आया, दिखा अपना रजिस्टर चेक करा, बताओ बेटा, अब नहीं होता। यही बात मैं आपको कह रहा हूं, एंगेजमेंट टीम जो ऑडिट पर जा रही है, एंगेजमेंट पार्टनर उन्हें कितनी इंस्ट्रक्शन देगा। अब वो क्या कहते हैं, अब वो आपको ज्यादा नहीं समझाते या ज्यादा नहीं डांटते, जितना बचपन में तो सीधा ही एक थप्पड़ आ जाता था, पता ही नहीं होता था, कई बार तो पता ही नहीं होता मारा क्यों। याद है वो दिन, आप तो आराम से अपना लगे हुए हो, कोई काम कर रहे हो, थाड़ क्या हो गया भाई, चल जाके तेरे को ये काम कहा था भूल गया तू, थोड़ी देर बाद अच्छा हाँ मम्मी आपने पानी लाने के लिए कहा था, बताओ पानी लाने के लिए 2-4 लगा देते थे। अपने जहां बैठे हैं वहां से उठ के मारने के लिए इनके पास हिम्मत है, पानी का गिलास लाने के लिए नहीं थी। तो यहां तक आगे तो किचन तक चले तो थोड़े से तो था, जस्ट राइट लो और आगे किचन। अच्छा वापिस कहानी पे वापिस, कितनी डायरेक्शन देनी है, कितनी सुपरविजन देनी है और उनका काम कितना रिव्यू करना है, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है? पहला देखो, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डीए डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू देयर वर्क वेरी डिपेंडिंग ऑन मैनी बातें, यानी फैक्टर्स। कितनी बातें हैं वो? 4। पहला जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कौन है? क्लाइंट, वो बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि हमें अपने एंगेजमेंट टीम को कितनी डायरेक्शंस देनी पड़ेगी, कितना उनका काम सुपरवाइज करना पड़ेगा और उनका करे हुए काम का रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा, एरिया ऑफ ऑडिट क्या चल रहा है, मतलब जो आपने अपनी एंगेजमेंट टीम को काम दे रखा है वो कौन सा वाला दे रखा है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब ऑडिट में हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, जो चेकिंग चल रही है वो कौन सी चल रही है, ठीक है। आगे, आपको क्लाइंट पर रोमम कितने आइडेंटिफाई और असेस हुए हैं, मतलब रिस्क मतलब चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने लग रहे हैं। और लास्ट आपकी टीम की कैपेबिलिटीज। देखो, अब आपके घर में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे को मम्मा पूरा दिन अभी तक समझाती रहती है और एक को ताने पड़ते हैं और एक को जिसकी वजह से ताने पड़ते हैं। क्या बोलती है मम्मी? सीख तुम्हारे यहाँ दोनों को तुम दोनों बस एक दूसरे को जब डांट पड़ रही होती होगी यही कहते रहोगे, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। इधर आओ इधर सुनो, मैं कह रहा हूं एंगेजमेंट टीम मेंबर जो है ना, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी कॉम्पिटेंस कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है कि हमें उनको कितनी डायरेक्शन, रिव्यू और सुपरविजन करना पड़ेगा। क्या आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ? तो लिखो जरा, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स पर कितना डीआरएस करना है, लिख रहे हो आप? एंगेजमेंट टीम मेंबर पर कितना डीआरएस करना है, ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो नोटिंग कर लो, 1 2 का 4, मतलब 1 to 4 नोट कर लो।
जो आपके टीम मेंबर है उनकी योग्यता कैसी है उस पर निर्भर करता है। वो ज़्यादा योग्य हैं तो कम समझाना पड़ेगा, नालायक हैं तो ज़्यादा। एंगेजमेंट टीम मेंबर की कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करता है ना। कईयों को ज़्यादा समझाना पड़ता है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, कईयों को कम देनी पड़ती है। ठीक से, चलो बेटा ज़रा सुनना, एक बार ये वंश बुक दिखाना आपने। देखो हो सकता है अब जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, सुनना ज़रा, हो सकता है कि आपके पास इस पेज पे जगह हो 9th पॉइंट के लिए, लेकिन मेरी ये एडवाइस आप यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चार्ट बनवाने जा रहा हूँ जो 3 पेजेस या 2 पेजेस ले जाएगा, 2 से 3 पेजेस में आएगा। तो उसको ना लैंडस्केप पे बनाना, मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है और उसको मैंने बहुत हल्के में करके आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ना हम पॉइंट नंबर 9 ही बनाएंगे, पर इसके यहाँ पर 2 पार्ट्स हो जाएंगे और इसके नीचे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रॉड चार्ट है, नहीं, लेंथी है। ठीक है, देख लो वो आपको जैसे गलत लगे। तो मैं आपको बता देता हूं मैं स्टार्ट क्या करने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको अंदाजा भी लग जाएगा। देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहले थोड़ा सा सुन लो, पहले जरा थोड़ा सा सुन लो मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटा मैं प्लानिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटा वो 12th वाली BST वाली नहीं है, ध्यान रखना, एस डाई सिफ नहीं है, वो निमोनिक होता था ना उसका, एस डाई सिफ वो नहीं है। यहां पर ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी हम पढ़ने जाएंगे आज प्लानिंग की प्रोसेस जो हमने स्टार्ट करनी है। और प्लानिंग की प्रोसेस का मतलब बेसिकली प्लानिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने कहा भैया प्लानिंग में तो 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, पहला एलिमेंट ये हो गया, ठीक है, और फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, दूसरा एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बातें करेंगे और सेकंड में सेकंड एलिमेंट। और फिर जो सेकंड एलिमेंट होगा उसके अंदर फर्दर 2 स्टेप होंगे, एक ऑडिट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जिसके अंदर ये सब हम पढ़ेंगे, और दूसरा ऑडिट प्लान से रिलेटेड। तो यानी आपको ये पॉइंट समझ आ गया, ऐसा होगा, सुनो, ऐसा होगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप के अंदर A और B, लेकिन होंगे थोड़े लेंथी। ब्रॉडनेस वाइज ऐसा नहीं है कि मैं इधर आगे जाके लेता जाऊंगा ट्रैक पे, नहीं, पॉइंट समझ आ गया आपको हमने क्या पढ़ना है। चलो तो आप सब एक हेडिंग बना रहे हैं, पॉइंट नंबर किस नाम से, और नाम क्या रखेंगे इसका, प्लानिंग प्रोसेस। नाम क्या रख रहे हैं आप इसका, प्लानिंग प्रोसेस, पॉइंट नंबर 9। अच्छा, प्लानिंग प्रोसेस को और करके आप लिखेंगे क्या, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस को आप और करके लिखेंगे क्या, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस को आप और करके क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। लिख लिया आपने, यस और नो, ठीक है। और आप फिर इसको कितने पार्ट्स में बांट दोगे, 2 पार्ट्स में बांट दोगे। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज यानी प्लानिंग प्रोसेस के आप ये कह लो 2 स्टेप है या 2 एलिमेंट्स है। पहले का नाम क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और दूसरी तरफ लिखना आप क्या, प्लानिंग एक्टिविटीज। दूसरे वाले झूले पे आप क्या लिखेंगे, प्लानिंग एक्टिविटीज। लिख लिया आपने, आपको ऑडिट मिला तो ऐसा नहीं है कि आप, उन्होंने कहा कल से ऑडिट पे आ जाना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहे ठीक है आ जाएंगे, पैसे आ रहे हैं पहुंच जाएंगे, नहीं। हम
उसका ऑडिट करना भी है या नहीं, उससे पहले भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी, मतलब ऑडिट शुरू होने से पहले। एंगेजमेंट मतलब जो काम मिल रहा है, एंगेजमेंट मतलब जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब जो हमें काम मिल रहा है उससे रिलेटेड हम पहले कुछ काम करेंगे, अगर हमें पसंद आएगा फिर हम आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो उनको हम नाम दे देते हैं क्या, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। जैसे जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले आप ज्ञान की बात पे आओ, पहले आप ज्ञान की बात पर आओ। मैं आपको दो वर्ड सिखाता हूं, इनिशियल ऑडिट और रेकरिंग ऑडिट। ऑडिट दो तरह के होते हैं, इनिशियल ऑडिट, रेकरिंग ऑडिट। हाँ ऐसे ही बना दो, क्योंकि ये टर्म्स कहीं पर डिफाइन तो है नहीं, मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको और वर्ड स्प्राइट हो। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा ये, 15? ठीक है बेटे, अभी बताता हूं तुम्हारे को 15। देखो इनिशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, आप जरा सुनना स्टार्ट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं इनिशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है। सुनेंगे आप सब? सुनो फिर। देखो एक कंपनी है, लेट सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने लेट सपोज मिस्टर एक्स जो कि क्या है CA प्लस COP ऑडिट पे रखा, उनको ऑडिट करने के लिए रखा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या रिलायंस का जिंदगी में पहली बारी ऑडिट हो रहा है? और क्या ये CA अपनी जिंदगी का पहली बारी ऑडिट कर रहा है? नहीं, ये पहले 10 साल हो गए इसको CA बने हुए। बताओ बेटा, क्या इसके जीवन का पहला ऑडिट है? नहीं, लेकिन इसका इस क्लाइंट पर पहला ऑडिट है, उसको कहते हैं क्या, समझ आ रहा है आपको? यानी जब भी आपको क्लाइंट पर ऑडिट मिलेगा पहली बारी, वो क्या होगा, इनिशियल ऑडिट। यानी जब आपका उस क्लाइंट पर पहला साल है और पहली बार है, ठीक है, तब तो ये इनिशियल ऑडिट हो गया। और आप बताओ बेटा, जब आप 5 साल के लिए अपॉइंट होते थे, फर्स्ट ईयर आपका इनिशियल ऑडिट, सेकंड ईयर आप ही तो करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रेकरिंग ऑडिट। थर्ड ईयर में भी आपका क्या चल रहा है, फोर्थ में भी, समझ आया आपको? यानी अगर किसी क्लाइंट पर आपका पहला ऑडिट है, फर्स्ट ईयर है, तो उस वक्त को बोलेंगे क्या, इनिशियल ऑडिट। सेम क्लाइंट पर सेकंड या उसके देयर आफ्टर वाले ईयर्स वाला ऑडिट है तो रेकरिंग ऑडिट। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब एक बच्चे ने देखो बैठे बैठे डाउट पूछ लेते हैं कई बारी, ये कह रहे हैं जैसे उसने 5 साल ऑडिट करा, फिर उसका कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया, लॉ वाले होते हैं ना, थोड़ा ज्यादा दिमाग दिखाते हैं अपना, ठीक है ना। पहले उसने ऑडिट करा, फिर उसका कूलिंग ऑफ पीरियड हुआ, फिर उनने दोबारा से वही ऑडिट स्टार्ट करा, अब उसका इनिशियल होगा या रेकरिंग होगा? नहीं, इनिशियली। फर्स्ट ईयर हमेशा इनिशियल और उसके बाद सब्सिक्वेंट। हाँ जी, सेम कंपनी का कर रहा है भाई साहब, इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, इंडस्ट्री और कंपनी में फर्क होता है आजकल, पूछो अपने ढोलू बोलू से। इधर आओ। तो यहां पर फिर उसका इनिशियल ऑडिट, मतलब आपका पहला साल जब भी होगा ना ऑडिट का, जो आपकी टर्म का पहला साल होगा, टेन्योर का पहला साल होगा, उसको इनिशियल ऑडिट कहेंगे। और अगर आपकी टर्म आप रीअपॉइंट हो जाते हैं अगले साल के लिए भी, तो आपका क्या हो जाएगा फिर, रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग वर्ड का मतलब होता है रिपीटेटिव, लिखना। इनिशियल ऑडिट का मतलब लिखना बेटा, इनिशियल ऑडिट का मतलब लिखो ना, आप क्या लिख रहे हो, लिखो। क्लाइंट पर जब हम फर्स्ट ईयर का ऑडिट कर रहे होते हैं, जब हम फर्स्ट ईयर ऑडिट कर रहे होते हैं, क्लाइंट पर जब हम फर्स्ट ईयर ऑडिट कर रहे होते हैं,
ठीक है, और रेकरिंग ऑडिट के नीचे सेकंड एंड देयर आफ्टर ईयर्स के ऑडिट को, सेकंड एंड देयर आफ्टर ईयर्स के ऑडिट को, सेकंड और देयर आफ्टर ईयर्स के ऑडिट को। समझ आ रहा है आपको? रेकरिंग ऑडिट कहते हैं, समझ गए ना? अच्छा एक बात बताओ, जब आपको पहले साल का ऑडिट मिल रहा है, जरा सुनना, अब मैंने आपको क्यों समझाया, सिर्फ बताऊं इस वर्ड के लिए। एक वर्ड है एक्सेप्टेंस और एक वर्ड है कॉन्टिन्यूएंस। देखो मैं नहीं भी बताता तो नॉर्मल बात निकल जाती, पर हमने ऐसे करना नहीं है ना। एक वर्ड दिख रहा है एक्सेप्टेंस और एक वर्ड दिख रहा है क्या, कॉन्टिन्यूएंस। देखो अगर हमारे को पहली बारी ऑडिट मिल रहा है तो क्या मुझे क्लाइंट के ऑडिट करना है या नहीं, ये सोचना। और अगर मेरा ऑलरेडी ऑडिट चल रहा है तो मैं उस क्लाइंट के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहता हूं या नहीं। तो यानी दो वर्ड यूज हुए हैं, एक्सेप्टेंस फॉर इनिशियल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस फॉर रेकरिंग ऑडिट। ये वर्ड यहां नहीं लिखे होंगे पर मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने स्टार्ट करनी है क्या, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। और आपको एक और ज्ञान की बात बता दूं, नॉर्मल में जो प्लानिंग वाला स्टैंडर्ड लिखा गया ना, जब रेकरिंग ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, और एंड में एक अलग से पैराग्राफ डाल दिया फॉर इनिशियल ऑडिट। अदरवाइज पूरा स्टैंडर्ड रेकरिंग ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। देखो जहां से आपको पता चल जाएगा, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग सिर्फ क्या, समझ रहे हैं आप मेरी बात, यस और नो? कॉन्टिन्यूटी की बात करिए कि मुझे ऑडिट कंटिन्यू करना है या नहीं, यानी मतलब आप ऑलरेडी उसका ऑडिट कर रहे हैं। और अगर यहां पर वर्ड एक्सेप्टेंस भी लिखा होता तो आप कहते हैं यार प्लानिंग का स्टैंडर्ड जो लिखा गया है वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है। चलो मैंने अब आपके साथ ना सबसे पहले अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट प्लानिंग की प्रोसेस। अभी मैंने कुछ भी नहीं डिस्कस करा, बस मैंने थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करी ताकि आपको ये टॉपिक में कंफर्ट रहे, ठीक है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एक बार बोलना पड़ेगा क्या बेटा, देखो प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हमें काम मिल गया हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी, ना जी ना। उससे पहले, प्लानिंग से पहले भी हम कुछ काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक आपको पूरा समझ आ जाएगा। हमें तो लगता था हम सीधा प्लान्स बनाएंगे काम स्टार्ट करेंगे, नहीं, प्लान्स बनाने से पहले भी इतनी सारी चीजें करी जाती है और उनमें से पहली चीज का नाम है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। सारे बच्चे बोलेंगे क्या, जिसके अंदर हम तीन चीजें करते हैं, पहला 220, दूसरा 220 और तीसरा 210। बस करो, कह रहे तीसरा वीडियो, फिर मैं बोलता क्या, चाइनीज ही हो तुम भी। इधर आओ, 220 220 210, 220 220 210, 220 220। तुम्हें मजा आ रहा है क्या इस चीज में भी? देख मतलब सीए वाले बच्चों की देखिए कितनी छोटी छोटी खुशियां हैं। तुम LIC कराओ बेटा, जिंदगी के साथ भी, है ना? कह रहे एक बारी और बोल दो, दिल खुश हो जाए। लो सुन लो, अगर तुम्हें मेरे बच्चे खुश होते हैं इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 220 220 210, एक बार फिर बोल दो, खुश हो रहे हो ना? हाँ, यही करते ना बेटा। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है दोबारा बोलने का, आपके माइंड में छप गई है बात। आई एम वेरी चालाक ब्रो। 220 220 मतलब देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जब हम करते हैं तो दो बातें 220 स्टैंडर्ड्स वाली देखते हैं और एक बात 210। आपको क्या लग रहा है मजाक चल रहा होता है क्या? ना, उसके पीछे लॉजिक है आपको याद कराने का, ठीक है ना। दो चीजें हमें कहां से उठाकर देखनी है, 220 वाली, और एक चीज कौन सी उठाकर देखनी है। और जो 220 वाली पहली चीज है, मैं देखो आपको जब हम पढ़ेंगे भी, चैप्टर नंबर 11 है आपके कोर्स का, ये देखो यहां पर देखो बता रखा है ऐसे नंबर कौन से में, 220 में, क्या मुझे क्लाइंट के साथ
क्या मुझे क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं, क्या मुझे, ये देखो ऐसे नंबर 220 में, ऐसे नंबर 220 में ये बात बता रखी है, ये देखो ऐसे नंबर 220 में ये बात बता रखी है कि आपको देखना होता है कि क्या आप क्लाइंट के साथ रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो यानी पहली बात जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कहां से पढ़ा रहा हूं, 220 वाली। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक बार बता दो क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, 220, 220, 210 और 220 में पहले है क्या मुझे क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं, और अगर ऑलरेडी चल रहा है तो क्या हम कंटिन्यू करें या नहीं। पहला पॉइंट स्प्राइट हुआ आपको? तो लिखो जरा पहली प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हमारी है क्या, लिखो ऐसे लिखना इसी के नीचे ही, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, उसमें से पहला, उसमें से पहला पहला क्या लिखोगे, यही परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग, मतलब ऑडिटर प्रोसीजर लगाकर देखेगा रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, continuous of client relationship and audit engagement। अब जरा सुनना, हम क्या क्या करते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या हमें क्लाइंट से रिश्ता रखना है या नहीं रखना। देखो सबसे पहले हमें और करके लिखना, और करके लिखना इसका, ये वाली लाइन और करके लिखना बेटा, ये वाली लाइन क्या, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। चले स्टार्ट करें कहानी, स्टार्ट करें कहानी। सुनो फिर देखो, सबसे पहले इसके अंदर हमें देखनी होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है, ईमानदारी। क्यों छोड़कर आए भाई, नहीं क्यों छोड़े, यही देखो हमें क्लाइंट के साथ रिश्ता रखना है या नहीं। सबसे पहले ये देखो कि क्लाइंट के मालिक लोग और जो क्लाइंट की मैनेजमेंट है उनकी इंटीग्रिटी कैसी है। तो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर। देखो आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले आपने लिखा कि हमें क्लाइंट का रिश्ता रखना है या नहीं। उसके अंदर अब फर्स्ट बुलेट बनाओगे, हमें क्या देखनी होती है, इंटीग्रिटी देखनी होती है। किसकी इंटीग्रिटी देखनी होती है, क्लाइंट के मालिक लोगों की, क्लाइंट के मालिक लोगों की और क्लाइंट की मैनेजमेंट की। सर हमें और क्या देखना होता है, अपनी खुद की कॉम्पिटेंस। भाई हमें क्लाइंट मिल तो रहा है कि मैं इस क्लाइंट का ऑडिट करने के लायक भी हूं या नहीं। पहला इंटीग्रिटी हमें किसकी देखनी होती है, ऑडिटर को। इंटीग्रिटी हमें किसकी, ऐसा थोड़ा ना ऑडिट मिल रहा है, मैं आपको बोल दूं बेटा 10 करोड़ रुपए का ना एक घर बनाने का प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप बना देंगे। आप कहोगे मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। भाई लीगल एक्शन होंगे, फिर ध्यान रखना, अगर आपने सामने वाले के पैसे डुबो दिए वो फिर लीगल एक्शन लेगा, और वो अभी तक तू जाने ना। पॉइंट समझ रहे हो, ऐसा थोड़ा ना। तो अब बताओ पहले हमें क्या देखनी होती है, इंटीग्रिटी किसकी, सामने वाले की। सामने वाले कौन, प्रिंसिपल ऑनर और उसकी मैनेजमेंट। दूसरा हमें अपनी खुद की क्या देखनी होती है, कॉम्पिटेंस। तो लिखो जरा, सेकंड हमें देखनी होती है कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। क्या हम खुद इस योग्य हैं या नहीं। क्या हम खुद इस योग्य हैं या नहीं। और
देखो एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आप किसी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, जरा वैसे नॉर्मल सोचो। कह रहे हमने तो वही सोचा था। आप क्या कह रहे थे, आज के बाद मुझको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो सामने से आवाज आ रही थी, अरे लास्ट मौका एक बार सुन, मतलब जैसे जो भी है, डिपेंड करता है कौन है और कौन नहीं, मेरे को नहीं पता, अब जरा सुन लो ना यार। आप सामने वाले को कह रहे थे आखिरी मौका, तो वो बताओ आपको रिश्ता तोड़ते हुए, रिलेशनशिप तोड़ते हुए एक बात बोलता है या बोलती है क्या, तूने पिछली बार भी ऐसे कहा था। यानी पिछले मैटर भी डिपेंड करते हैं कि इस बार ही हम रिश्ता कंटिन्यू करेंगे या, यानी इंप्लीकेशन ऑफ द मैटर्स दैट हैव बीन अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट मे नीड टू बी कंसीडर। भाई पुरानी बातें भूल थोड़ा जाएंगे, कोई ये बचपन का प्यार है क्या? समझ आ रहा है आपको? मैटर्स, भाई पुराने मैटर्स को भी ध्यान में रखते हुए डिसाइड करेंगे रिश्ता आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। समझ आ रहा है आपको? बोला तो तूने पहले भी कई बारी था कि अब आगे से नहीं होगा, फिर करा, जा अब रिश्ता खत्म। तम तीन बातें समझ आ गई, तीन बातें समझ आ गई। रिश्ता रखना है या नहीं, रिश्ता रखना है या नहीं, उसके लिए आप कितनी बातें देखेंगे? तीन बातें। बताओ कौन कौन सी? पहली बात, सामने वाले की ईमानदारी, है ना, और दूसरा अपनी खुद की योग्यता। योग्यता मतलब योग्यता, कॉम्पिटेंस, हमारी खुद की योग्यता। पॉइंट समझ आ रहा है? और थर्ड, मैटर्स जो अराइज हुए थे, पिछली बातें। आप जितना मर्जी कहते रहे जो भाई पिछली बातें छोड़ना, पर सामने वाला या वाली छोड़ती नहीं है वो पिछली बातें। हर बारी वही मैटर नजर के सामने आ ही जाते हैं। अब इमोशनल नहीं करेंगे, हम ब्रेक लेंगे। एक लाइन, ये लाइन, ये इनिशियल ऑडिट के केस में, अरे एक लाइन रह गई, अगली बार यहां से स्टार्ट होंगे ना, तुमको ना, अरे रुको, एक बस गुस्सा नहीं करते, इधर आओ। इनिशियल ऑडिट के अंदर हमें क्लाइंट का रिश्ता रखना है या नहीं, उसके लिए हम पहले प्रीडिसेसर ऑडिटर, मतलब इससे पहले वाला जो ऑडिटर है उससे बात करके देखेंगे, भाई तूने क्यों छोड़ा, तो नोट, अरे हाँ, अरे ऑडिटर सर ये तो ब्रेक ही हो गया अपने आप में। लिखो जरा ये, इन केस ऑफ, ये नीचे नोट के रूप में लिखना, ये नीचे नोट के रूप में लिखना, इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट समझ रहे हो, जब आपका उस क्लाइंट पर पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो, द कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर शुड बी मेड, the communication with predecessor auditor should be made where there has been change of audit। ठीक से? आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया ना, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का? ठीक है ना? यहां पर आपने लिखा है ना इससे 220 फर्स्ट के अंदर, ये लिख लिया था ना इसका जब आपने ये बनाई थी। 220 लिख लो ना, आपको अगली बार याद आ जाएगा ना। लिख लिया था ना आपने वैसे तो। चलो ओके बाय।